नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल्स चैनल्स में। आज हम डेली मेंस प्रश्नोत्तर अभ्यास में फिर से जीएस पेपर 3 का प्रश्न देखेंगे। ये हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर संख्या 4 होगा। चलो देखते कौन सा प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास आज सॉल्व करने के लिए। ये हमारा लवशना टूल्स चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए और बाकी तक भी इसको शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है, एजुकेशन से संबंधित है। जीएस पेपर का जो एजुकेशन वाला पार्ट है आप उससे इसको लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ई शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ई एजुकेशन की बात कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। ठीक है, इसकी विशेषताओं व चुनौतियों का उल्लेख करते हुए ई शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विवेचना करें। देखो क्वेश्चन को पहले हम ठीक से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या बात है, इसकी क्या क्या की पॉइंट है। पहली बात तो हमको ई शिक्षा की डेफिनेशन देना है। ठीक है, क्या समझते हैं। पहला पार्ट, पहले का हाफ पार्ट हो कर लो आप। अगर क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटोगे तो पहले का हाफ पार्ट ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला इसकी विशेषताओं, इसकी जो विशेषताएं ई एजुकेशन की वो और इसकी चुनौतियाँ का उल्लेख करते हुए इस शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विवेचना करो। देखो कुल मिला जुला के आपको एक ये पॉइंट है की पॉइंट, एक विशेषता वाला की पॉइंट है, एक चुनौती वाला आपका की पॉइंट है और एक इसमें जो सरकार के जो प्रयास है वो की पॉइंट है। आपको ये चार चीज़ों को बताना है एक प्रश्न के अंतर्गत, जो कि 250 शब्द का आपका प्रश्न है। ठीक है, देख लो आज का ई एजुकेशन का माहौल कितना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी आप जो है कि जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक तरह से ई शिक्षा ही है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हमसे जो डेफिनेशन पूछा हम डेफिनेशन बनाते हैं। देखो ज़रूरी नहीं कि जो पुस्तकों में डेफिनेशन लिखा हो आपको वही लिखना है, ऐसा नहीं। अगर एग्जाम के टाइम में आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आती तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पर डेफिनेशन दिया है शॉर्ट में। ई शिक्षा को देखो, इंटरनेट व अन्य संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण व अध्ययन संबंधी क्रियाकलाप है। मैंने यहाँ बता दें कि ई शिक्षा क्या है। ई शिक्षा जो है कि आपका इंटरनेट व अन्य संचार जो आपका टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, उस पर आधारित जो भी शिक्षण व अध्यापन संबंधी जो भी क्रियाकलाप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ई शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं दिया, आप एग्जांपल से लिख सकते हो। जैसे ये वेबसाइट होती हैं आपकी, यूट्यूब चैनल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ई शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। चलो आगे देखते हैं। SDG 4 हमारा जो 30 सस्टेनेबल गोल 17 है ना, SDG 17 गोल है, उसमें से जो SDG नंबर 4 है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन से संबंधित है। SDG 4 के लक्ष्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समावेशी व न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करने में यह महत्वपूर्ण है। जो ई शिक्षा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम आप मतलब कि एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं। तो देखो ये क्या इसका इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि यह जो कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाने में, समावेशी व न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है क्या, ई शिक्षा। इससे हमारा SDG 4 का जो गोल है वो पूरा होता है। ठीक है, और चलो ई शिक्षा के अब हमसे देखो डेफिनेशन ने बता दिया, इसका महत्व थोड़ा सा समझा दिया। अब इसकी विशेषताएँ और चुनौती देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें गवर्नमेंट के क्या प्रयास है। ई शिक्षा की विशेषताएं कुछ मैंने, आप ऐसे अगर बेहतर होगा कि आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब पैराग्राफ पे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस भी चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, वर्ड भी लिमिट बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं। पहला, इस शिक्षा में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती है। अब ऐसा नहीं, जैसे देखो नॉर्मल जो क्लास होते हैं उनका टाइम फिक्स होता है कि आपको 9 बजे सुबह क्लास अटेंड करना है, नहीं करेंगे तो आपका क्लास मिस हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है इस शिक्षा में। जब भी समय आपके पास होता है आप जो कि वेबसाइट पे जाके, लिंक पे जाके, इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन ले सकते हैं। और स्थान की भी कोई पाबंदी नहीं होती। अब कोई मान लो जैसे इंस्टीट्यूट है वो किसी एक ही जगह पर है, जैसे BHU हो गया आपका, IIT दिल्ली हो गया, वो कहाँ पर है, BHU तो बनारस में ही है। आप बनारस आओगे तब ना BHU बनारस से पढ़ पाओगे, दिल्ली जाओगे तब ना दिल्ली से पढ़ पाओगे। लेकिन इस शिक्षा में क्या है कि कोई अस्थायी पाबंदी नहीं, आप अपने घर पे रह के ही पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका ये विशेषता है। इसमें वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक प्राप्त किया जा सकता है। अब जो संस्थान है आपके स्कूली संस्थान है या कॉलेज है, वहाँ पे क्या होता है, जब टीचर पढ़ाता है तभी तक आप जो कि उस ज्ञान को ले सकते हो। फिर टीचर चला जाता है, पढ़ा के आपने नोट किया तो ठीक, नोट नहीं किया तो फिर दिक्कत वाली बात रहती है। अगर आपको वो चीज़ें दोबारा सुनना है, समझना है तो आपको वो मिलती नहीं है। ई शिक्षा में क्या कि आप एक ही वीडियो लेक्चर को बार बार चला कर देख सकते हो। तो आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी तीसरी बार में आपको समझने में आसानी होगी। या फिर आपको एग्जाम के समय रिविजन करना है तब भी आप सुन सकते हो।
तो इसके ये फ़ायदे हैं। तीसरा देखो, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कारगर है। कैसे? क्योंकि कागज़ के प्रयोग ना होने से वनों की कटाई में कमी लाता है। देखो हम लोग किसी भी जो कि क्वेश्चन का आंसर में जितना हो सके उतने एंगल को कवर करना होता है, उतने दूर दूर तक के एंगल को कवर करना, जैसे पर्यावरण हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स वाला हो गया, आपका इंडियन सोसाइटी के संबंध में हो गया। ये सब चीज़ें को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। भले क्वेश्चन में वो चीज़ लिंक हो चाहे ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन अगर कवर करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे की जो सोच है वो बहुत वाइड है। ठीक है, तो उससे एग्जामिनर थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है। इससे हम बोल दें कि हमारा जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी देख रहे हो हम कितने काम कर रहे हैं, तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में इसको भी जो है कि संरक्षण करता है। तो चौथा पॉइंट है, डिजिटल ज्ञान विकसित करने में मदद है। अब देखो हमारा जो मिशन चल रहा है डिजिटल इंडिया है ना, कैशलेस इंडिया, तो उसके ज्ञान में को विकसित करने में भी यह ई शिक्षा जो कि सहायक है। इस शिक्षा की पहुंच सभी तक होने से यह हमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। देखो अभी क्या कि इस शिक्षा की पहुंच सभी तक है नहीं, अगर इसकी हम पहुंच जो कि सभी तक सुनिश्चित कर देते हैं तो जो समानता का अधिकार है शिक्षा पर, अभी भी देखो बहुत से लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते कुछ वजह से, या उनकी या तो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, या सोशल प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या उनकी फैमिली सिचुएशन की वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर ई शिक्षा होगा तो वो कभी भी कहीं भी पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो शिक्षा में समानता की बात है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी की एंगल आ गया है। जो शिक्षा में समानता या असमानता की बात है उसको हम जो कि शिक्षा में समानता को ख़त्म करके शिक्षा में समानता को सुनिश्चित करेंगे, जो कि अनुच्छेद 14 हमारा हमें कहता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल एंगल हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और देखो, ये शिक्षा सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में सहायक है। अब देख रहे हो भारत की जो है कि साक्षरता दर अभी कितनी है, 73% के आसपास है। तो अभी भी हमारे यहाँ से जो है कि नामांकन अनुपात बहुत कम, मतलब बच्चे बहुत कम, मतलब कि स्कूल में काफ़ी बड़ी संख्या में जो कि हमारे लोग अभी पढ़ाई से दूर है, वो पढ़ नहीं पा रहे। कई कारण हो सकता है उनकी शिक्षा से पहुँच दूर हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, सोसाइटल इशू हो सकता है ना। तो जो ई शिक्षा है वो घर पर बैठ कर अगर आपको शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है आपको, तो क्या हो रहा है इससे, जो कि जो सकल नामांकन है, मतलब सभी लोग को स्कूल में नाम लिखा एडमिशन हो, वो चीज़ें सुनिश्चित करता है, जिससे जो कि भारत की साक्षरता दर बढ़ेगी। ठीक है, आइए हमने इसकी विशेषताएं बता दी 6। अब देख लो पॉइंट्स मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 विशेषताएं बताई हैं। अब देखते हैं इसमें चुनौतियाँ, हमसे क्वेश्चन में पूछा था ना कि इनकी विशेषताओं व चुनौतियों का उल्लेख करता है। अब आओ चुनौतियों को बता दें क्या क्या इसमें अभी चुनौतियाँ हैं इस शिक्षा में। ये देखो, अगर आप डायग्राम बना के लिखते हो तो आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका लगता है। ठीक है, एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेसिव करता है। अब केवल लाइन वाइज लाइन लिखते हो तो थोड़ा सा एग्जामिनर को पढ़ते पढ़ते जैसे नहीं होता, एक नीरसपन आ जाता है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए आपको ऐसे कुछ आंसर में करने चाहिए इनोवेशन। ठीक है, चलो देखो चुनौतियाँ क्या क्या है। पहला पॉइंट, भारत में बेहतर कनेक्टिविटी व कई क्षेत्रों में विद्युत का अभाव है ना। अभी भी देखो बहुत सारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुंची है, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो कैसे कोई मतलब इस शिक्षा तक पहुंच बना पाएगा। सेकंड देखो, छात्रों के अकेले शिक्षण करने से उनमें उत्साह की कमी होती है, जिससे क्या होता है शिक्षण में पठार उत्पन्न हो जाता है। शिक्षण में पठार दोस्तों कहने का मतलब कि शिक्षण में जो कि निरसता आ जाती है, एजुकेशन जो बच्चा करता है उसमें जो कि प्रोग्रेस गति रुक जाती है, उसकी स्थिर हो जाती है। अकेले आप देखते हो जब आपके समूह में जो कि डिस्कस करते हो तो आपका जो कि ज्ञान स्तर जो कि बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, और आपके ज्ञान में जो इसको मतलब कि इस तरह से डिस्कस करने में एक रोचकता बनी रहती है और आपको जानने के उत्साह बना रहता है। लेकिन जो कि जब आप अकेले घर पर बैठ के पढ़ोगे तो आप भी ऐसा अनुभव करते होगे कि यार पढ़ते पढ़ते आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए, चलो बाद में पढ़ते कल पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होने लगती हैं। तीसरा देखो, इंटरनेट पहुंच ना होने से शिक्षण में असमानता। अभी हम ऊपर शिक्षण में समानता कर रहे थे, लेकिन कब होगा जब सभी तक ई शिक्षा पहुंचेगी तब। लेकिन अभी तक सभी तक इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है, तो ये क्या एक तरह से बता रहा है कि शिक्षण में असमानता को दर्शा रहा है ई शिक्षा इस समय भारत की स्थिति के अनुसार। और अगला चुनौती क्या है, आत्म अनुशासन व संगठनात्मक कौशल का अभाव है। जैसे अब कोई जो कि देखो, कोई बच्चा अगर इस विद्यालय जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो सिर्फ पठन पाठन क्रिया नहीं करता है, वो बहुत कुछ सीखता है अपने पठन पाठन क्रिया के अलावा। जैसे अनुशासन में एक टाइम पर रेगुलर जाएगा तो उसके अंदर एक अनुशासन की भावना आती है कि कैसे अनुशासन का पालन किया जाए। एक संगठनात्मक कौशल का विकास होता है कि कैसे समूह में कार्य किया जाए। अब आप अगर ये चीज़ें घर पर बैठ के करोगे तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है पाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो आपके अंदर जो कि अनुशासन वाला कौशल है ये नहीं आएगा, और आप समूह में क्रियाकलाप नहीं कर पाओगे, तो ये भी इसका एक चुनौती है।
और देखो वर्चुअल क्लासरूम में शोध कार्य करना मुश्किल है। वर्चुअल करने का मतलब जो वही डिजिटल आपका क्लासरूम है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कार्य नहीं कर सकते हो। आप जैसे स्कूल है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल कार्य करके आप देख सकते हो जो भी चीज़ें प्रशिक्षण हो रहा है, आप स्वयं कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो आपको इस शिक्षा में क्या होता है, जो आपको टीचर दिखाएगा आप बस वही दिखोगे, अपने हाथ से कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। ठीक है। या फिर अगर एग्जामिनर बताएगा कि अरे सॉरी टीचर बताएगा कि आप अपने घर पे ऐसे ऐसे चीज़ें लाइए, फिर ऐसे ऐसे कीजिए, तो फिर पता नहीं वो चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध हो कि ना हो, है ना, ये भी समस्या है। फिर देखो ई शिक्षा का परिणाम रेगुलर स्कूल व कॉलेजों की तुलना में कम है। देखो कई सारी स्टडी भी बताती है कि जो ई शिक्षा का परिणाम है, रिजल्ट है, वह जो रेगुलर कॉलेज है या स्कूल है उसके तुलना में जो कि कम है। क्यों कम है? क्योंकि लोगों देखो ई शिक्षा में क्या होता है, लोग रेगुलर नहीं होते। आज एक आज स्टडी किया, कल स्टडी किया, परसों उसने स्टडी नहीं किया, किसी छोटा मोटा काम आ गया, छोटी समस्या आ गया, छोड़ दिया, फिर 2 दिन स्टडी किया, फिर 2 दिन स्टडी नहीं किया, ऐसे चलता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो शिक्षा की रेगुलरिटी है वो नहीं बन पा रही है। जब शिक्षा की रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है तो आप बेहतर शिक्षा मतलब कि आपका जो ज्ञान में वृद्धि जो कि स्तर वो तेज़ी से नहीं हो पाएगा, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए ये भी बोला कि ये भी एक चुनौती है भारत के समक्ष में। ये शिक्षा आधारित डिग्री रोजगार देने में ज़्यादा सक्षम नहीं दिखती है। स्टडी ये भी बताती है कि देखो जो नॉर्मल हमारी डिग्री है, जहाँ हम 3 साल रेगुलर जाके मोटे मोटे फीस भर के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल सब कुछ सीख रहे हैं, उसके बावजूद हमें रोज़गार नहीं मिला है। तो ई शिक्षा जो कि घर बैठे आपको शिक्षा मिल रही है, इससे जो कि नौकरी की उम्मीद बहुत कम दिखती है। क्योंकि अगर आप कहीं जाओगे जॉब अप्लाई करने का, आप बोलोगे कि मैंने ई शिक्षा की तरफ अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो जो जॉब देने वाला होता है वो पहले आपको प्रीफर ना करके जो जिसने मतलब विश्वविद्यालय से पढ़ा है रेगुलर क्लास करके उसको प्रीफर देते हैं जॉब में। तो इसलिए जो कि आपको रोज़गार देने में सक्षम नहीं दिखता है। ये भी चुनौती इसके सामने है। देखो हमने कुछ जैसे 6-7 विशेषता बताई थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 चुनौती भी बता दी। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि इस क्षेत्र में, ठीक है, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विवेचना करें। जो क्या देखते हैं, क्या गवर्नमेंट प्रयास करी इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? कुछ प्रयास है सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, ठीक है। जैसे स्वयं इनिशिएटिव, यह 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर, यानी जो आपका ग्रेजुएशन स्तर है, ठीक है, ग्रेजुएशन स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो स्वयं है। इसी तरह स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है? यह 24/7 DTH उच्च गुणवत्ता वाले चैनल है, जो कि क्या करता है, आपको दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करता है। जैसे आपका DTH केबल होता है, उसी तरह ये एक चैनल है जिसके आधार पर आप चैनल अपना टीवी को खोल कर आराम से बैठ कर देख सकते हैं। इस पर एजुकेशन की कंटिन्यू चीज़ें चलती रहती हैं। और देखो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को भी बनाया है, जिसमें क्या होगा, डिजिटल रूप से पुस्तकों को उपलब्ध कराना, डिजिटल के मतलब पुस्तकों के PDF वीडियो बना के ऐसे कही जा रही है, जो कि एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया, जिसमें बहुत सारे विभिन्न विषयों के आपको पुस्तक मिलेंगे PDF के फॉर्म में या फिर ऐसे रीडिंग के फॉर्म में, जो कि डिजिटल रूप में आपको उपलब्ध होंगे। स्पोकन ट्यूटोरियल से क्या तात्पर्य है, छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 भाषाओं में उपलब्ध है। देखो 22 भाषाओं में जो कि रोजगार के क्षेत्र में आपको कैसे प्रोत्साहन किया जाए, इसके लिए जो कि सरकार जो कि 22 भाषाओं में जो कि एजुकेशन को लेकर आ रही है। लास्ट देखते हैं एक और है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड से क्या तात्पर्य है, सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना। इससे जो कि सरकार जो कि इस शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। स्मार्ट कक्षाएं का मतलब वही है जिससे कि आपका जो कि बहुत सारे प्रोजेक्टर लगाकर, है ना, डिजिटल शिक्षा देने की बात कर रही है। इसके अलावा भी कुछ है, ई यंत्र, वर्चुअल लैब, ई पाठशाला, सगुन आदि इस क्षेत्र के प्रगति व प्रोत्साहन में प्रयासरत है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव हैं जो प्रयास है कैसे इस शिक्षा को बढ़ावा जाए, ये हमने बता दिया। अब आगे जाते हैं कंक्लूजन पे, छोटा सा कंक्लूजन करेंगे क्योंकि वर्ड लिमिट है। तो ध्यातव्य है कि हाल में इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया गया है। अभी एक केरल का डिसीजन था, हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें बोला गया कि इंटरनेट तक पहुंच जो कि एक शिक्षा जो कि एक मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। अतः आवश्यकता है सरकार और संरचनात्मक ढांचा को मजबूत कर इस शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स व नए इनोवेटिव अनुप्रयोगों द्वारा एक मजबूत समावेशी शिक्षण को प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट करें।
ये लवर्षा टू चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े। कल मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।